हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के क्रम में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास देखे थे। संवैधानिक विकास से 2 वीडियो रिलेटेड पहले आ चुका है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लें, तभी ये आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली सेकेंड वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट्री सुधार तक देख चुके थे, इसलिए इस वीडियो में हम लोग स्पेशली 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो जिसका भी भारतीय संविधान पे बहुत ही अधिक प्रभाव है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको क्यों कहा जाता है? इसको तो ऐसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, लेकिन इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सचिव के पोस्ट पर थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। सबसे पहले देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, आइए देखते हैं। तो राज्य परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती थी 60 होती थी, जिसमें 34 जो होते थे निर्वाचित होते थे और बाकी जो होते थे वो क्या होते थे? मनोनीत होते थे। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती थी 144 यानी कि 144, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और जो 40 होते थे सदस्य वो मनोनीत होते थे। ठीक है, राज्य परिषद के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, जबकि केंद्रीय विधान परिषद का जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। राज्य परिषद और केंद्र परिषद दोनों की शक्तियां समान थी, सिर्फ एक अंतर था। जो केंद्रीय विधान परिषद यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद था उन्हें क्या होता था? बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त था। बस एक यही अंतर था राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लियोनस कार्टियस को। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक भी इन्हें लियोनस कार्टियस के नाम इनको जाना जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। जो आरक्षित विषय था उसका शासन प्रशासन गवर्नर जो थे अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा करते थे। ठीक है, आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा करते थे, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी सदस्यों के मदद से करते थे। तो ये आप लोग समझ गए, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इस एक्ट द्वारा महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। ये भारत सचिव को अधिकार दिया गया। इनकी नियुक्ति कौन करते थे? भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान पहली बार किया गया 1919 के एक्ट द्वारा, जिसमें 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन ली आयोग किस आयोग के आधार पर किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन? तो वो ली आयोग, जो कि ली आयोग आया था 1923 से 24 के बीच में। ठीक है, ली आयोग के आधार पर 1923 से 24 में ली आयोग का गठन हुआ, जिसके आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब जैसा कि आप लोग पार्लियामेंट्री सुधार में भी हम लोग पढ़े थे कि पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई मुस्लिमों के लिए, तो उसी का विस्तार 1919 में किया गया। 1919 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसके लिए की गई? तो सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। ठीक है, यानी कि पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और लंदन में देखिए, इस एक्ट द्वारा लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय खोला गया। उच्चायुक्त पद का सृजन भी किया गया, जिसमें उच्चायुक्त का कार्य क्या था? भारत सचिव जो थे
भारत सचिव को उच्चायुक्त के अधीन कर दिया गया, यानी कि भारत सचिव के कार्य को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जिसमें इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे जनरली, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। लेकिन मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहला था राज्य परिषद, दूसरा था केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, 26 जो होते थे मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल जो होता था 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य होते थे, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद को प्राप्त था। यही अंतर था इन दोनों में, बाकी सारी शक्तियां उनकी समान थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। प्रांतीय विषय को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांटा गया। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा करते थे, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन अपने विधानसभा में जो सदस्य होते थे, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे, उनकी मदद से करते थे। महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों के लिए किया गया। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय खोला गया और भारत सचिव के कार्य को उनको हस्तांतरित कर दिया गया। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा हद तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में तो सबसे पहले ये आप लोगों को जानना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे भारतीय संविधान पर है। बहुत सारी चीज़ें इनसे डायरेक्ट लेकर के हमारे भारतीय संविधान में रखी गई हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। प्रांतों में द्वैध शासन, जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़े हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया 1919 द्वारा। तो इसमें क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और स्वशासित आधार प्रदान किया गया। मतलब उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित आधार, संवैधानिक आधार प्राप्त किया गया। किसको दिया गया, किसको, प्रांत को। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि प्रांत से द्वैध शासन को हटा करके केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र में और प्रांतीय विधानमंडल में विभाजन किया। केंद्र में तो द्वैध शासन लग गया, केंद्र में जो विधायी शक्तियां थी उनको केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं विधायी शक्तियों का तो विभाजन हो गया। और इसमें विभाजन कैसे हुआ, तो 3 अनुसूची के माध्यम से हुआ, 3 सूची के माध्यम से, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में क्या होता था कि परिसंघ सूची के विषय, जो भी विषय परिसंघ सूची में आते थे उन पर केंद्र कानून बनाती थी, और प्रांतीय में प्रांत बनाते थे, और समवर्ती में दोनों बनाते थे। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब दोनों कानून बनाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाता था। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग को संविधान में भी ये पढ़ना है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ देखते हैं हम लोग। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कोलकाता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, कोलकाता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 3 थी, जिसमें 1 थे मुख्य न्यायाधीश और 2 थे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें और आगे क्या प्रावधान किया गया।
तो इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की प्राथमिकता दी गई कि मतलब ब्रिटिश संसद जो है वो सर्वोच्च पे रहेगा, उनका निर्णय ही सर्वमान्य होगा, ठीक है। और भारत परिषद को इसमें समाप्त कर दिया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन देखेंगे हम लोग 1919 से ही सांप्रदायिक निर्वाचन चलता आ रहा है, जो 1919 में भी इसका विस्तार हुआ और 1935 के भी अधिनियम में इसका विस्तार कर दिया गया। यहाँ तक कर दिया गया कि महिला, दलित और मजदूर वर्गों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो इसमें भी व्यापक विस्तार हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है बर्मा, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, उसको भारत से अलग किया गया। अदन को इंग्लैंड उपनिवेश के अधीन कर दिया गया। अदन एक खाड़ी है जो अरब सागर में पड़ता है, ठीक है। तो इसको इंग्लैंड उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है। ये इतना तो समझ गए, आगे हम लोग देखते हैं मताधिकार का विस्तार। देखिए यहाँ हम लोग पढ़े थे कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 में, और इसमें मताधिकार का विस्तार हुआ। जैसे निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, उसी तरह से मताधिकार का भी विस्तार हुआ और इसमें 10% टोटल जनसंख्या के 10% को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया। वो दो सदनात्मक होते थे, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान सभा, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद जो था वो उच्च सदन था और केंद्रीय विधानसभा जो थी वो निम्न सदन था, ठीक है। इस केंद्रीय विधान परिषद का सदस्यों के कार्यकाल जो होते थे वो 6 वर्ष की होती थी और इसका केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों की होती थी, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में 260 सदस्य होते थे और 375 सदस्य होते थे केंद्रीय विधान सभा में, यानी कि उच्च सदन में 260 सदस्य, केंद्रीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन में 375 सदस्य, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं इन सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ था। तो 260 सदस्य थे उस सदन में, जिनमें से देखिए यहाँ पे 156 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे और 104 जो थे वो देसी रियासत से चुनकर आते थे, ठीक है। इसी तरह 375 का बंटवारा, जो निम्न सदन के 375 सदस्य थे उनमें से 250 जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और 125 जो थे वो देसी रियासत से आते थे। तो ये सारे विशेषताएं हैं हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो आइए एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि यहीं पे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे भारतीय संविधान पर रहा है। इसमें 300 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वशासित आधार प्रदान किया गया, किसको? तो प्रांतों को। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। विधायी शक्ति केंद्र में प्रांतीय विधानमंडल में विभाजन किया गया और इसका विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, परिसंघ, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें केंद्र कानून बनाती थी, इसमें प्रांत बनाती थी और इसमें दोनों बनाती थी, लेकिन केंद्र का प्रभावी माना जाता था। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बारे में एक चीज है कि संघीय न्यायालय के फैसले से अगर आप सहमत नहीं हैं तो उसके विरुद्ध कहाँ आप अपील कर सकते थे? तो लंदन में, लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में। अगर संघीय न्यायालय के फैसले से आप सहमत नहीं हैं, लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे, ठीक है। इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, ब्रिटिश संसद सर्वमान्य होते थे। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार महिला, दलित और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया और बर्मा को अलग किया गया। अदन को इंग्लैंड का उपनिवेश बना दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार हुआ जिसमें 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और केंद्रीय विधानमंडल को हम लोग यहाँ पे समझ चुके थे कि उसके सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। उसमें दो सदनात्मक व्यवस्था की गई, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा
और आप लोग को याद भी हुआ होगा, और एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।